हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 30 प्रश्न साइंस से संबंधित प्रश्न हैं। ये साइंस से संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में साइंस से संबंधित 30 प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 10 है। यदि आप 1 से 9 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए सीधे प्रश्न पर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लाया गया है जिससे आपको समझ में आ जाए और एक्स्ट्रा जानकारी मिल सके। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूरेनियम लेड काल निर्धारण एक रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण पद्धति है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यूरेनियम की क्षय का श्रृंखला का उपयोग करती है। ठीक है, यूरेनियम की क्षय श्रृंखला का उपयोग करती है और एक चट्टान की उम्र का पता लगाने की ओर ले जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा किरीट कोरोना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट कोरोना भाग दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रेनिन का श्रवण किसके द्वारा होता है? बताइए फ्रेंड। रेनिन का श्रवण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा अमाशय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जिसका श्रावण आमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से होता है। रेनिन एंजाइम दूध पचाने में सहायक होता है। ओके फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? बताइए फ्रेंड। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो राइट आंसर होगा विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण निम्न में से कौन है? बताइए फ्रेंड। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, फटाफट कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर रहेगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विनाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है? बताइए फ्रेंड। फ्रेंड ऐसे ही प्रश्न अक्सर करके एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए फ्रेंड फटाफट। राइट आंसर होगा लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? बताइए फ्रेंड फटाफट। तो राइट आंसर रहेगा कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। ओके फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट, जीवों की द्विनाम पद्धति किसने प्रचलित किया? बताइए फ्रेंड। जीवों की द्विनाम पद्धति किसने प्रचलित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस के द्वारा ही द्विनाम पद्धति प्रचलित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगा। द्विनाम पद्धति लिनियस द्वारा किसी भी जीव का नाम रखने के लिए एक विशेष वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की गई जिससे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जीव को दोहरा नाम दिया जाता है। पहला नाम वंश जिसे जिन्स बोला जाता है, और यहाँ पर आगे चलते हैं। दूसरा नाम है जाति जिसे स्पीशीज बोला जाता है। ठीक है, यह होता है जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, इस प्रकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, अंगों की रचना करने वाले किस मास्टर प्रोटीन की खोज की गई? बताइए फ्रेंड। अंगों की रचना करने वाले किस मास्टर प्रोटीन की खोज की गई है? तो राइट आंसर होगा FGFR1। ठीक है, FGFR1। ठीक है, इसकी खोज की गई है। अंगों की रचना करने वाली प्रोटीन है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर, जूल प्रति किलोग्राम से किस भौतिक राशि का SI मात्रक है?
या किस भौतिक राशि का SI मात्रक नापी जाती है? बताइए फ्रेंड। यहाँ पर जूल प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो राइट आंसर होगा अंतर्निहित ऊष्मा यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए हम तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल प्रति किलोग्राम जो है वो अंतर्निहित ऊष्मा की SI मात्रक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मनुष्य में हिचकी आमतौर पर किसके कारण होती है? बताइए फ्रेंड, किसके कारण होती है? तो राइट आंसर होगा डायाफ्राम के कारण। डायाफ्राम जब नीचे होती है तो हिचकी आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए फ्रेंड, कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर रहेगा आर्सेनिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक जो है पानी में पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद देखिए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? बताइए फ्रेंड, किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के की कमी होने के कारण फ्रेंड जो हमारे रक्त का जहाँ पर कहीं चोट लग जाता है तो जो ब्लड बहने लगता है उस समय थक्का नहीं जब बनता है, तो विटामिन के की कमी रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पटाखों का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? बताइए फ्रेंड, पटाखों का विस्फोट किसका एक उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा दहन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चीनी के किण्वन के दौरान चीनी के किण्वन के दौरान जो हमेशा यौगिक बनता है वह है कौन सा यौगिक है फ्रेंड? बताइए। चीनी के किण्वन के दौरान चीनी के किण्वन के दौरान जो यौगिक हमेशा बनता है वह कौन सा है? बताइए फ्रेंड, चीनी के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो राइट आंसर है एथिल अल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। तापमान मापने की ऐसा यूनिट क्या होती है? बताइए फ्रेंड, वेरी सिंपल प्रश्न है। राइट आंसर है केल्विन। ठीक है, केल्विन के द्वारा ही तापमान मापा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसकी जो तापमान मापने की है ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? बताइए फ्रेंड, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? राइट आंसर रहेगा शीशा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनको शीशा के वस्तुओं में रखना चाहिए। ठीक है, शीशा वाले पदार्थों में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? बताइए फ्रेंड, चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। कम होता है, उच्च होता है, समान होता है, इसमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा उच्च होता है। ठीक है, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, तभी तो पानी में बर्फ तैरता रहता है। इसका मतलब ये होगा कि पानी का घनत्व बर्फ से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है आनुवांशिक दुष्प्रभाव किससे उत्पन्न होता है? आनुवांशिक दुष्प्रभाव किससे उत्पन्न होता है फिर बताइए। तो राइट आंसर होगा रेडियो एक्टिव प्रदूषण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए फिर फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? बताइए फ्रेंड, केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है फ्रेंड? तो इसका सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत बार SSC के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नाइट्रोजन में कितनी मात्रा होती है नाइट्रोजन की, वायु में कितनी मात्रा होती है नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो चलिए एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं हम। यहाँ पर आपको दे दिया गया है वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण जल वाष्प और एरोसोल पाए जाते हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो होता है 78.08% होता है और इसके बाद ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है 20.95% होती है। ठीक है,
तो आप सभी को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? बताइए फ्रेंड, टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर होगा टांग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। सबसे भारी धातु कौन सी है? बताइए फ्रेंड, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? राइट आंसर होगा ओस्मियम। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो यस होता है। ठीक है, ओस्मियम, इसको ओ यस जो होता है इसका प्रतीक होता है। ठीक है, ओस्मियम एक तत्व है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कार्बन 14 से किस प्रकार का विकिरण उत्पन्न होता है? बताइए फ्रेंड, तो राइट आंसर होगा बीटा कण उत्पन्न होता है। कार्बन 14 से बीटा कण उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। कैप्सूल का आवरण बना होता है? बताइए फ्रेंड, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर होगा जिलेटिन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो जिलेटिन का बना होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट। शहद का प्रमुख घटक है? बताइए फ्रेंड, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? बताइए फ्रेंड, तो राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? यहाँ पर 30 रहेगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन करता है फ्रेंड बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ है। इसमें 30 प्रश्न दिया गया था। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।